तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने 2-3 लेक्चर देख लिए हैं इसके हेलो एल्केन और हेलो एरीन के। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था कि SN2 रिएक्शन कैसे कैसे ऑपरेट होता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करे थे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो SN2 रिएक्शन होता है उनका फैक्टर्स किस किस पर अफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। तो हमने लिख रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन, है ना। चलिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की, है ना। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की, मेरा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए कि उस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और बढ़िया से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो आइए देखते हैं। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मान लो मैं जो पहले क्लास में आप अभी इसके मैकेनिज्म के बारे में इससे पहले वाली क्लास में जो बात किया था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे एक R को रिप्रेजेंट किया था या H को रिप्रेजेंट किया था, और इधर मैंने क्या लिखा था, एक H लिखा था, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, D लिखा था, और इधर मैंने Br लिख दिया था। बोलिए, सही बात है। इतनी बातें हो गई थी। तो मैंने जो R लिखा है यहाँ H और D, और यहाँ पर जो लिखा है Br, यहाँ से क्या करना है, मुझे कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, और हम लोगों ने बात करी थी पिछले क्लास में कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा वो किधर से इसका मोस्ट प्रीफरेबल साइड होगा। तो हम लोगों ने बात करी थी बैक साइड से उसका मोस्ट प्रीफरेबल साइड होगा। बोलिए हाँ या ना, इतना तक हम लोगों ने बात कर चुके थे। बोलो जी। तो ये हमारा मोस्ट प्रीफरेबल जो साइड होगा वो क्या होगा, बैक साइड अटैक करेगा, है ना। तो इतना तक हम लोग बात कर लिए थे। अब मैंने एक बात बोली थी कि बैक साइड से अटैक करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे ट्राइगोनल शेप का स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर के शेप में से जब मेरा न्यूक्लियोफाइल इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इंटर करता है तो ये होता क्या है कि ये जो मेरा सबस्ट्रेट है ये अभी जो ऐसा शेप है ये ऐसा शेप ऑब्टेन कर लेता है। हमने ये बात आपको पहली क्लास में समझा दी थी। तो हमारा होना क्या चाहिए, जो यहाँ पर जितने ग्रुप हैं उनको क्या होना चाहिए, बेसिकली उनको होना चाहिए कि छोटे और स्मॉल ग्रुप हो, है ना। तो चलिए हम देखते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो कार्बन है यहाँ पर भी H है, और इधर भी क्या है, H है, और यहाँ पर क्या है, H है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, और ये क्या है, Br है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोल रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना। मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर मैं अब एक एक को हटाता जाऊं और एक एक की डिग्री में चेंज करता जाऊं, यहां पर मैंने R लगा दिया, अभी भी यहां पर क्या लगा है, H लगा है, और यहां पर क्या लगा है, H, और इधर भी क्या हो गया भाई, Br। अब ये क्या हो गया, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ चुका है, एक कार्बन से। तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी हैलाइड इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम लोग, प्राइमरी हैलाइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे भाई, प्राइमरी हैलाइड, है ना। सुनते जाइएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ये कार्बन, एक R ग्रुप आ गया, और इधर डैश पे भी मेरा एक R ग्रुप आ गया है जिसको मैंने R डैश रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पर जो मेरा वेज है इस वेज पर कौन आ गया है, H, है ना। और यहां अब भी कौन लगा हुआ है, Br। तो इसको क्या है नाम दे देंगे, ये तो आपका प्राइमरी हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी। क्या हो गया, सेकेंडरी हैलाइड। क्या है जी, सेकेंडरी हैलाइड। ब्रोमाइड बोल देंगे हम, नाम दे देंगे, पर मैं अभी हैलाइड और हैलाइड की ही बात कर ले रहा हूं। अगर मैं एक और यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास R है, यहां पर क्या आ गया है जी, बोलिए R डैश, और इधर वेज पर भी क्या आ गया है, इस बार एक और R डबल डैश, ट्रिपल डैश लगा दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, ट्रिपल डैश ही सही, डबल डैश, और इधर कौन आ गया, Br। तो ये कितना डिग्री हो गया, टर्सरी हो गया है। कैसा हो गया है, टर्सरी हो गया है ना, टर्सरी हैलाइड हो गया है। तो अब देखिएगा एक बात, देखो मेरे पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं बोल दूं कि मेरा यहां पर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसके सिग्मा स्टार में, है ना। तो अब देखिएगा यहां पर जो मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है वहां पर ये सारे ग्रुप कैसे हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं। यहां पर अगर मैं R की इक्वल टू क्या लिख दूं,
CH3, तो मान लो कि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। अब ग्रुप थोड़ा सा बल्की हो गया, बल्की होने से क्या होगा, यहाँ का जो हमने अभी ट्राइगोनल शेप बनाया था उसमें स्पेस कम बचेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में धीरे धीरे डिफिकल्टी फेस होने लगेगी, और फाइनली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर इतना ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाएगा कि आफ्टर हिंड्रेंस ये टर्सरी वाला पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, मतलब कि ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। यहाँ पर हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, मोर हिंड्रेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मोर हिंड्रेंस हो जाती है। मोर हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है ना। और जब हम बोलते हैं कि देखो, अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी रिएक्टिविटी कम है, तो मैं किसकी रिएक्टिविटी बताऊंगा, फॉर SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये मिथाइल की हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी और फिर इसकी हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो पहले मिथाइल हैलाइड की बात हो जाएगी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, तो अपना SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक पॉइंट हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, देखिए लिखते रहिएगा। तो अब ये मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं कि इन SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन इज स्टेरिक सेंसिटिव if alpha carbon and beta carbon is steric crowded, then reactivity of SN2 is decreases। बातें समझ में आई कि नहीं। मैं जो बोला हूं उसको पॉज करके आप लिख लेंगे कि जैसे अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है तो रिएक्शन की रेट क्या होने लगती है, कम होने लगती है। बातें समझ में आई कि नहीं। तो ये बातें हो गई। आइए अब अगर मैं ये आपको समझ में आ गया है तो एक और मैं बात करता हूं कि जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख दिया CH3, और इधर क्या रिप्रेजेंट कर दिया CH3, इधर भी क्या रिप्रेजेंट कर दिया CH3, और यहाँ पर क्या है CH2 है और इधर क्या है Br है। तो देखिएगा इस बार क्या है मेरा, ये तो क्या था अल्फा वाला पोजीशन था, ये क्या है, ये तो अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ बीटा पर भी क्या है, बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, और इस बीटा के स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से भी ये SN2 रिएक्शन नहीं प्रोसीड करता है। यानी कि अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर अगर क्या होगी, स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। SN2 रिएक्शन प्रोसीड क्या करेगा, प्रोसीड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहां पर आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। चलिए अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जितनी बातें हुई हैं वो क्या है कि ये रिएक्शन के ऑर्डर को कैसे हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं ना, कि अगर मिथाइल क्लोराइड है तो रिएक्शन तेजी से होगी, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती जा रही है तो रिएक्शन की रेट कम होती जाएगी, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक RX है एल्किल हैलाइड, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ CH3O- इस पर अटैक कर रहा हूँ, इसका R1 रेट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक और अटैकिंग साइट लिख रहा हूँ CH3 और इसको भी क्या लिख रहा हूँ CH3, और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ RX और ये है R2। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन से रिएक्शन की रेट ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो देखिए जो मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, छोटा है, वो अटैक करेगा और जल्दी से प्रोडक्ट बना देगा, है ना। तो ये किसकी रेट ज़्यादा हो जाएगी, R1 की रेट क्या हो जाएगी, R2 से ज़्यादा हो जाएगी। बोलिए, तो R1 की रेट क्या हो जाएगी, R2 से ज़्यादा हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, बोलिए। तो अभी जो हमने बोला है आपको उन्हीं के आगे की बात करता हूं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शन की रेट की कंपैरिजन करूं, CH3CO CH2 है ना, और क्या बोल रहा हूँ CH3 CH2 और हैलाइड की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, चलो रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाँ पहले इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, और फिर अगर मैं यहाँ पर इस बात को मेंशन कर रहा हूँ CH2X तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, और फिर अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हैलाइड तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, है ना। अब इनकी सबकी रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड कर रही है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ अभी एक एक स्लाइड को समझाते हुए। तो पहले मैंने अभी देखो यहाँ पर हमने बोला किसके बारे में, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट की बात कर ली,
इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना। अब इसके बाद अभी हम लोगों ने ये बात करा, और फिर चलिए तो दूसरे स्लाइड में हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है अपना वो किसके लिए है कि विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, है ना, डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। तो इनके SN2 रिएक्शन ना करने के पीछे क्या रीजन है, आइए हम लोग देखते हैं। तो विनाइल हैलाइड क्या होता है मेरा, विनाइल हैलाइड ये है CH और ये क्या है हैलाइड, है ना। ये तो मेरा क्या हो गया विनाइल हैलाइड, है ना, क्या हो गया विनाइल हैलाइड। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अराइल हैलाइड, है ना, ये क्या हो गया आपका अराइल हैलाइड। बोलिए इसको हम क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड। एनसीईआरटी बहुत साफ सुंदर और स्वच्छ भाषा में लिखती है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या है इसका, मैं बात करता हूं इसमें। सबसे पहला रीजन क्या है कि ये जो मेरा अराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड है उनमें क्या होता है, देखिए यहां पर जो हैलाइड है इसके पास क्या है लोन पेयर, और ये लोन पेयर करता क्या है, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में हो जाता है। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू निगेटिव चार्ज, है ना, ये क्या होता रहता है कन्वर्ट होता रहता है। तो जैसे कन्वर्जन होगी तो होगा क्या कि ये जो मेरा सिग्मा बॉन्ड है हैलोजन के साथ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, और यहां क्या हो जाएगी निगेटिव चार्ज। तो ये जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर था, कैसा करेक्टर था सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड क्या हो रहा है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। किस में कन्वर्ट होता जा रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये बॉन्ड उतना आसानी से ब्रेक नहीं होता। अगर उतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो फिर इसको हम कैसे उसमें SN2 रिएक्शन में इन्वॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। जनरली होता क्या है, एक तो फैक्टर ये हो गया। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो जो मेरा ये अराइल हैलाइड का जो जिससे ये मेरा जुड़ा हुआ हैलोजन है, उस कार्बन को अगर तुम देखो तो उस कार्बन का जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2 है। क्या है sp2। तो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज S करेक्टर इज क्या, परसेंटेज S करेक्टर इज मोर एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू sp3। तो जब परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा होगा तो वो क्या हो करेगा, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो जो मेरा कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा sp2 भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये रीजन हो गया। एक रीजन और बताता हूं मस्त वाला, थर्ड नंबर का रीजन है, तो ध्यान से सुनेंगे। थर्ड नंबर में क्या रीजन है, देखो ये क्या है अपना, ये क्या है जी, सारे के सारे क्या हैं कार्बन है, और जो कार्बन ये पाई इलेक्ट्रॉन में जो क्लाउड में घूम रहा है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है मैं तुमको दिखाता हूं, मजेदारी से समझना तुम। चलो अब देखो यहां पर जो मेरा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रहा है वो ऐसे है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसे, ये देखना है ना, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहीं पर तुम्हारा कौन प्रेजेंट है हैलोजन, है ना। अब यहां पर क्या आने वाला है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां जैसे आ रहा होता है ना, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, ये ऊपर वाले को सबको इलेक्ट्रॉन में फिलिंग कर रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सभी अप साइड वाले में मैं इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को दिखा रहा हूं इस रेड वाले पेन से, ठीक है ना, ये मैंने दिखा दिया। अब ऐसे देखो इधर मैं ग्रीन वाला लिया हूं, और जितने नीचे वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं मैं उनको मेंशन कर रहा हूं, प्लीज देखना ऑर्बिटल के शेप को, ये कुछ ऐसा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको मजे से, है ना। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे शेप में रिप्रेजेंट होता है। यहां प्लेन में इधर क्या है, बीच में क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये क्या है ऐसे एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट है और एक ऐसे।
तो ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एक ऊपर और एक नीचे। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां इस कार्बन पर अटैक करने आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर का, ये इस न्यूक्लियोफाइल को आने से इधर क्या करता है, रोकता है, यहां पर आने नहीं देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे ये यहां आ रहा होता है तो ये क्या बोलता है, ये बुलाती है मगर आने का नहीं। क्यों नहीं आने का? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं जो तुमको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि नहीं, आने का नहीं। तो ये 3-4 जो अपने बेसिक फैक्टर हैं 1 2 3, ये तीनों फैक्टर की वजह से अराइल हैलाइड और बिनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी आई होप, बोलो जी। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि अराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, तो उनके पीछे 3 रीजन है, और तीनों रीजन ये है कि जो अराइल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल मतलब सिंगल बॉन्ड दिखता है, वो दिखता है, होता नहीं है। आ जाओ, चलिए इधर, यहां पर ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन की वजह से ये क्या है, खींच के रख रहा है। फिर इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा हो गया है कि ये न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देता है, उसको वापस ढकेल देता है, धक्का दे देता है, आने नहीं देता है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक और मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो फिर ये मेरा बात हो गया। अब जैसे मैंने क्या बात किया है अभी, जो अभी मैंने बात किया विनाइल हैलाइड और कौन सा, अराइल हैलाइड, दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में एक बात किया था, एलाइलिक हैलाइड और कौन सा बात किया था, बेंजाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड अच्छे अमाउंट में रिएक्शन को देते हैं। तो मेरा 3rd नंबर में लिख रहा हूं, 3rd नंबर कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड give good amount of SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, ये बहुत शानदार तरीके से SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं और रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, हम एक एक करके हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरा एलाइलिक हैलाइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या है यहां पर Br, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ये भी रिएक्शन देता है, बोलो जी, है ना, तो ये भी रिएक्शन देता है। ऐसे यहां पर क्या है अपने पास, ये मेरे पास क्या है CH2 और Br, ये भी एलाइलिक हैलाइड रिएक्शन देता है ना। अब अच्छे अमाउंट में दे रहा है। अब सुनना जी, अगर मैं यहां पर इन दोनों रिएक्शन को लिख रहा हूं, है ना, और एक ये लिख रहा हूं, एक ये लिख रहा हूं, ये दोनों के दोनों रिएक्शन देते हैं, ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि क्या है ये sp2 है। इनके बीच में कहीं तो आपको नजर नहीं आ रहा है कि कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है ना, तो ये sp3 है और sp3 से बॉन्ड बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उनको रिप्लेस करेगा और बॉन्ड बना लेगा। ऐसे इस पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br को रिप्लेस करेगा और क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो बेंजाइलिक एक गुड अमाउंट में देता है ना। आ जाइए, अब एक बात मैं बोलता हूं आपको, कुछ मैं रिएक्शन लिख रहा हूं कि मेरे पास अभी क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या है ये CH2, अभी मैं कुछ देर पहले लिखा था ये बात, मेरे पास हैलाइड है ना, और तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, ये मेरा कैसा है एलाइल बेंजाइलिक हैलाइड से, है ना, तो ये हो जाएगा। और फिर किसकी रिएक्टिविटी देखा गया था, ये इसकी वाले की, है ना, तो ब्रोमाइड। अगर मेरे पास ये तीनों कंपाउंड लिखे हुए हैं तो ये क्या है आपका, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, और इसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा होगी। बातें समझ में आई कि नहीं? तो मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, आइए कंपेयर करके और रेट बताते हैं किसका रेट ज्यादा और किसका रेट कम होगा, है ना। आओ कंपेयर रेट RX सोडियम आयोडाइड एसीटोन है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। अब ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, और वेयर RX इज, यहाँ पर RX इज क्या है, RX इज, ये इधर मैं दिया हूँ 1 2 3 और 4, सारे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
एक मिनट, ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या है, हैलाइड है ना। चलिए ये हो गया। फिर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या लिखा, CH2 और X लिखा है ना। फिर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है CH2 CH3 CH2 CH2X और फिर ये मैं फोर्थ नंबर पे रिप्रेजेंट किया हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2X। अब मेरे को ये जो RX था वो RX ये सारे हैं और रिएक्टेंट मेरा ये है, बताना है कि SN2 कंपेयर एस रेट है ना, रेट बताना है। तो SN2 रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। प्लीज़ ध्यान से सुनो, अब भी मैंने क्या बोला है कि इसकी रेट इससे ज़्यादा होगी और मैंने बोला है कि विनाइलिक हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। तो SN2 रिएक्शन ये नहीं दे रहा है ना। तो अगर ये SN2 रिएक्शन नहीं दे रहा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये आगे अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बोलिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा तो हमारा जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ की सबसे ज़्यादा है ना, और फिर किसकी हो जाएगी, फोर्थ के बाद कौन आएगा, सेकेंड वाला आएगा, और फिर सेकेंड के बाद कौन आएगा, फोर्थ के बाद क्या आएगा, सेकेंड आएगा, और सेकेंड के बाद कौन आने वाला है जी, थर्ड आने वाला है ना। और थर्ड के बाद कौन आएगा, थर्ड के बाद आ जाएगा अपना फर्स्ट, जो पूरा पूरा रिएक्शन नहीं कर रहा है। बातें समझ में आई। एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर किसमें, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना। क्या होगी SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखिए मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है ये है ना, CH2Cl और यहां पर है, मैंने क्या लिया है, CH2Cl और इधर क्या लगा दिया है, NO2 है ना। चलिए, और एक मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एराइल हैलाइड है ना, ये मैंने लिख दिया। अब अपने को बताना है कि SN2 रिएक्शन किस में तेजी से होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, किस में SN2 रिएक्शन तेजी से होगा। देखो एक मेरा ये है और ये 2 है और ये 3 है। देखो अब हम लोगों ने पहले ही GOC में पढ़ चुके हैं कि जितना अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पॉजिटिव चार्ज को NO2 क्या कर देगा, विड्रॉ कर लेगा है ना। माइनस R लगा रहा है कि नहीं इस ग्रुप पे। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम क्या हो, अगर कोई एटम पर लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो है ना, तो वो क्या करेगा, प्लस R लगाएगा है ना। और अगर कोई डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड हो तो वो क्या लगाएगा, माइनस R लगाएगा। तो ये क्या करेगा, माइनस R लगा के इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या माइनस M लगाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत से यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में SN2 की किसकी हो जाएगी, सेकेंड की हो जाएगी। फिर किसकी होगी, इधर देखिए यहां पर क्या है, एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड को हम बोल चुके हैं कि SN2 रिएक्शन नहीं देता है। बोलो जी, एराइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो कौन आ जाएगा, फर्स्ट है ना, और फिर कौन आ जाएगा, थर्ड। बोलिए। तो ये ढेर सारी बातें थी जो इसके लिए हम लोगों ने पहला सबस्ट्रेट के बारे में कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। देखो यहां से पहले विजिट करते हैं क्या क्या है। ये देखिए, तो यहीं से स्टार्ट किया था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हमने ये सारी बातें देखी। फिर और क्या देखा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हमने क्या देखा, इधर ये कि विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड ये SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। नहीं देने के पीछे क्या रीजन था कि ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है। ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में, और डबल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। फिर इसको देख लिए, इसको देख लिए। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड गुड अमाउंट में देते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज बना तो ये क्या हो गए, ये ग्रुप क्या लगाने लगता है, माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, रिएक्शन की रेट तेजी से बढ़ा देंगे। वही काम यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर ये लगाता है तो ये माइनस आई लगा के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इजिली और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। आइए अब इन सब में आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर कि रेट कंपेयर कर रहे हैं, किसमें रेट ज्यादा होगी। मेरे पास एल्किल हैलाइड क्या है, ये 4 रिप्रेजेंटेड हैं, इनका ऑर्डर बताना है तो हम लोग बता लेंगे। अच्छा, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है कि तेजी से किसमें होगा, तो किसमें होगा SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो इसमें मिडिल वाले में हो जाएगा, इसमें थर्ड वाले में तो होगा नहीं,
तो और क्यों नहीं होगा ये सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। बोलिए, तो चलो आगे चलते हैं। ये लग रहा है कि माइक की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, मैं एक बार देखता हूँ, है ना। चलो अभी सही है, तो हम लेक्चर लेते रहते हैं, है ना। जब बंद हो जाएगा तभी रोक देंगे। चलिए ये कंप्लीट हो गया। आओ अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। तो हम दूसरा टॉपिक क्या ले रहे हैं? सॉल्वेंट, है ना। क्या ले रहे हैं जी? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की, है ना। चलो आओ सॉल्वेंट को मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। क्या लिख करते हैं इसको? सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट अपने लोग दो तरीके के पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? है ना। सॉल्वेंट अपने लोग दो तरीके के पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक पोलर और एक नॉन पोलर, है ना। तो किसके किस तरीके के पढ़ने वाले हैं? एक पोलर और दूसरा कैसा है? नॉन पोलर, है ना। तो एक पोलर हो गया और दूसरा कैसा हो गया? नॉन पोलर। अब पोलर में भी दो टाइप के हैं। कैसे कैसे? पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, है ना। कैसे? एप्रोटिक, है ना। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट हो, एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन क्या हो? प्रेजेंट ना हो, है ना। तो आओ, और ये क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो क्या लिख देंगे? CCl4, है ना। क्या लिख देंगे? बेंजीन, है ना। और क्या लिख देंगे? CS2। ये सब क्या है? अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बोलिए जी कैसे सॉल्वेंट है ये? नॉन पोलर। अच्छा, पोलर प्रोटिक में सर क्या क्या होगा? मैंने लिख दिया H2O, क्या लिख दिया? NH3, और क्या लिख दिया? ROH, और क्या लिख दिया? CH3COOH। ये भी क्या है? पोलर प्रोटिक है ना। आ जाओ, अगर पोलर एप्रोटिक की बात करें तो पोलर एप्रोटिक में क्या है? हमने क्या लिखा सबसे पहले? एसीटोन। क्या लिखा? एसीटोन, है ना। एसीटोन के बाद क्या लिख दिया? ईथर, है ना। ईथर भी क्या है? अपना एप्रोटिक है ना। ईथर लिख दिया। और क्या लिख दिया? डाई मिथाइल ईथर, और एक ये भी तो है S डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये भी आ गया अपना, है ना। DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहां पर क्या है? डाई मिथाइल CH3, ये भी क्या है? CH3, और यहां पर क्या है? N, है ना। और फिर इधर क्या है? C डबल बॉन्ड OH, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। DMF बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? DMF बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्लीज ध्यान से सुनना, अभी यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि तुम कब SN2 रिएक्शन यूज करोगे और कब SN1 रिएक्शन यूज करने वाले हो। आओ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अभी इसमें स्पेस नहीं बचा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है ना। अगर मैं कोई सॉल्वेंट मिलाया हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर। अगर मेरे पास कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? जो मैं रिएजेंट लेने वाला हूं कोई भी, तो उसमें किसको किसको सॉल्वेट करेगा? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स, सॉल्वेट्स किसको किसको? सॉल्वेट्स कैटायन, कैटायन एज वेल एज एनायन। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूं तो वो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर देता है। कैसे कर रहा है? आइए देखते हैं। अगर मान लो कि मैंने क्या ले लिया? NaCl ले लिया, है ना। अब मेरा क्या है? NaCl में लिया हूं। अब NaCl को मैं क्या किस में मिला रहा हूं? NaOH में, सॉरी H2O में। तो मेरा ये क्या है? OH, है ना। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इससे कौन किसको मिलाएगा? इससे मिलाएगा, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है तो इससे मिलाएगा, है ना। ये लो, मैं यहां पर थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये O-, ये ऐसे आ जाएगा HH, फिर ऐसे भी O आएगा, H और H, है ना। ऐसे भी क्या आएगा? H और H। ऐसे Cl है तो यहां पर कौन आएगा? H- है तो इस पर प्लस वाला चार्ज आएगा, O और H। बोलो जी बातें सही है कि नहीं? तो ये सारे घेर लेते हैं इसको, और दोनों चार्ज को सॉल्वेट करके वो चार्ज की जो टेंडेंसी है न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो सॉल्वेट्स करता है किसको किसको? कैटायन को और
एनायन को। तो ध्यान देंगे जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसा लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो मेरा न्यूक्लियोफाइल के जो कैटायन और एनायन होते हैं दोनों को सॉल्वेट कर देता है। और जब दोनों सॉल्वेट हो जाते हैं, और आप ध्यान देना वहां पर कि जब मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि वहां पर पहले कैटायन का फॉर्मेशन होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल आता है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर पुअर है तो भी काम चल जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, मेरे पास SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल मेरा अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। कैसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का जो काम होता है वो किसको सॉल्वेट्स करता है, किसको सॉल्वेट्स करता है, ओनली फॉर कैटायन को। किसको, ओनली फॉर कैटायन को। अब जब उसने क्या किया, किसको सॉल्वेट्स किया, कैटायन को, तो मेरा एनायन क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। और वो एनायन जब बचा रहेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और वो जाके उस कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर अटैक करेगा। बातें समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स ओनली फॉर कैटायन। देखो अगर मान लो कि मेरे पास इस बार Na+ है ना, और इस Na+ में मैं क्या मिला रहा हूं, एसीटोन, CH3, CO, CH3, है ना। तो अब ये क्या करेगा, चारों तरफ से ऐसे ही रहेगा, है ना, ये ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा, O ऐसे, ये पूरा सारे के सारे क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, है ना। ये भी क्या करेंगे, ऐसे इसको घेर लेंगे, सॉरी, ये क्या करेंगे, ऐसे ही इसको घेर लेंगे। लेकिन जो एनायन होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। समझ में आया कि नहीं। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, फ्री होगा, डायरेक्ट जाके उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सॉल्वेंट्स की खूबी है। बात समझ में आया कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे SN2 रिएक्शन करवाना है तो मैं कौन सा सॉल्वेंट्स लूं, पोलर प्रोटिक लूं कि पोलर एप्रोटिक लूं। तो किस पर टिक मारेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग में 2 फैक्टर देख लिए हैं, एक तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और दूसरा देखे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है अपने लोगों को, बोलो जी, कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे कि पोलर एप्रोटिक, कौन सा यूज करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अपन लोग यूज करेंगे, जो कैटायन को घेर ले, एनायन फ्री रहे। क्योंकि हमने देखा था रेट डिसाइडिंग में कौन कौन आता था, रेट डिसाइडिंग में RX और कौन आता था, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो रेट उसकी बढ़ेगी SN2 रिएक्शन की। देखो यहां पर Cl- क्या है, अच्छा है। अगर अच्छा है तो न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या होना चाहिए, अच्छा, और न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा तो रेट बढ़ा देगा। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो, है ना। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आगे बढ़ें। अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं, है ना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थर्ड नंबर जो इसका फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। क्या चेक करने वाले हैं कि क्या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से कुछ फर्क पड़ रहा है। तो प्लीज ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब भी मैंने यहां पर एक बात लिखा था कि अगर मैं यहां कोई बात लिख दूं कि RX और उस पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है, यहां से ये लीव करेगा और ये क्या बनेगा, RNU, और यहां से क्या निकल जाएगा, X-, यही रिएक्शन है अपना। और यहां पे मैं अगर इसके रेट को रिप्रेजेंट करूं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, RX का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। बोलो जी, है ना, ये इसका कंसंट्रेशन है ना। अब यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल।
अब देखो अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन यहां आ रहा है रेट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंसंट्रेशन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वो दोनों डिपेंड करेंगे उस बात पे, है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोलिए जी, तो मेरा जो इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए और न्यूक्लियोफिलिसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए रेट को बढ़ाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पहले ही लिख दिया था आपको, मैं फिर से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे पास अगर CH3O- है और फिर से मैं यहां लिख रहा हूं RX, अब यहां पर ये R1 है और फिर से मैं लिख रहा हूं CH3 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 और ये O- और यहां पर क्या है RX, तो और इसका रेट है R2। जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें कौन से प्रोडक्ट की रेट, मतलब कौन से प्रोडक्ट की बनने की जो रेट होगी वो तेजी से होगी। तो देखो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, छोटा सा न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर अटैक करेगा और ये क्या बना देगा CH3O और क्या है R, और यहां क्या निकल जाएगा X-, है ना। ऐसे यहां पर देखो तो ये क्या होगा, ये CH3 और ये क्या है CH3 और ये क्या है CH3O और R बनाएगा और यहां पर X निकलेगा, है ना। तो ध्यान से सुने, ये मेरे पास R1 है और ये R2 है। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि कौन से रिएक्शन की रेट ज़्यादा तेजी से होगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो स्मॉल ग्रुप होगा वो अच्छे से अटैक करेगा इस R ग्रुप पर और उसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, R1 = R2। बोलिए जी, इसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और मज़ेदार बात बताऊं, ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना, ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है आपका और हमारा भी, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड स्पेशली किस लिए पैदा हुए हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए पैदा हुआ है। किसके लिए पैदा हुआ है, फॉर इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए, इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन सी की ज्यादा है, इसकी CH3 मिथॉक्साइड आयन की इन कंपैरिजन टू टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन की। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ज्यादा इलिमिनेशन देगा इन कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बातें समझ में आ गई होंगी, बोलिए, है ना। चलो तो ये बातें हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो आइए एक और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल की, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो इसमें A नंबर पॉइंट बात करते हैं। तो कोई भी अगर बेस है, क्या है, बेस इज अ good nucleophile, base is a good nucleophile as compared to conjugate acid। बातें समझ में आई कि नहीं। क्या लिखा हूं मैं, बेस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट एसिड। मैं कोई बेस लिख रहा हूं और उसका कॉन्जुगेट एसिड लिख रहा हूं। जैसे मेरा बेस क्या है OH-, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा H2O। क्या हो जाएगा H2O। फिर से मैं लिख रहा हूं NH2-, ये क्या है NH3। बोलिए सही चल रहा है। फिर मैंने क्या लिखा ROH, क्या लिख रहा हूं RO-। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर कोई ऐसा हो कि बेस, ये बेस है, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका जो बेस होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा या गुड न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू किसके, कॉन्जुगेट एसिड के। बातें समझ में आई कि नहीं, बोलिए। अब अगर मैं एक और बात बोलता हूं इसी में B नंबर, कि कई बार होता क्या है कि हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी अलग अलग बात है, लेकिन अगर कोई एटम जो लीव कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो, वो न्यूक्लियोफिलिक एटम दोनों सेम पीरियड के हों या सेम एटम हो, तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है और बेसिसिटी सिमिलर हो जाती है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास एक है CH3- और एक है NH2- और एक है OH- और एक है F-, तो यहां पर जो होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों क्या होगी
दोनों क्या होगी, इक्वल चलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि यहां पर जो डोनर ग्रुप है, जो डोनर एटम है वो सेम पीरियड के हैं, है ना। जो डोनेटिंग एटम है, जो डोनेटिंग एटम है वो क्या है, सेम पीरियड के हैं। किसके हैं, सेम पीरियड के हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की जो हम बात कर रहे हैं। बोलिए, तो ये हो गया अपना गुड न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी। अच्छा, एक बात और है, थर्ड नंबर सुनिएगा। अगर हम किसी मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं और हमारा सॉल्वेंट भी मैटर करता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास है OH माइनस और एक है मेरे पास SH माइनस, दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक है मेरे पास OH माइनस और एक है मेरे पास SH माइनस, है ना। या ये तो OH माइनस हो गया। अच्छा, और मैं लिख दूं ROH और क्या है RSH, है ना। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा, RO माइनस और RES माइनस, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, और टॉप टू बॉटम जाते समय मेरे पास अगर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, तो डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये लीजिए, डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं यही बात बोल दूं टॉप टू बॉटम, अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह अगर मैं ले लूं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मेरा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, है ना। तो टॉप टू बॉटम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बातें समझ में आई कि नहीं? अगर मैं यही लिख रहा हूं टॉप टू बॉटम जाने पर अगर मैं क्या ले लूं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। बातें समझ में आई कि नहीं? बोलिए, अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं और बताइए कि किस रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। आओ देखते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3CH2Br और मैं यहां लिख रहा हूं OH माइनस और मैं यहां कोई C2H5OH ले रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बोलो जी, मैं दूसरा रिएक्शन लिख रहा हूं, इसका रेट मैं बोल रहा हूं R1 और मैं इसको लिख रहा हूं CH3CH2Br, यहां पर मैंने लिखा SH, यहां पर भी मैंने लिखा C2H5OH, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट R2, है ना। अब मैंने लिखा कि रेट किसकी ज्यादा होगी, R1 या R2 की। बोलिए, तो डाउन द ग्रुप जाने पर देखो, टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इसकी या इसकी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है कि पोलर ए प्रोटिक है, मैं पहले लिखवा चुका हूं, उस पर विजिट करिए और उसको याद करिए। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। एकदम बिंदास बोल रहा हूं कि याद रखनी पड़ेंगी तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल है, समझोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। एकदम कुछ चीजें जो हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, परमानेंट मेमोरी में सेव करना पड़ेगा कि ताकि धनाधन क्वेश्चन मिले। अब ये मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, रिएक्टेंट वही है, न्यूक्लियोफाइल मेरा बदल रहा है, सॉल्वेंट पोलर है। अब बताइए किसकी रेट ज्यादा होगी, SH की ज्यादा होगी कि OH की ज्यादा होगी? ये देख लीजिए, यहां पर अभी लिखे हैं टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, है ना। टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलिए, किसका रेट ज्यादा हो जाएगा, R1 का कि R2 का? शाबाश, बढ़िया। किसका रेट ज्यादा हो जाएगा, R2 का। बोलिए जी, इतनी बातें समझ में आ गई हैं आपको? बोलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।
तो ये कुछ बातें थी, आपको मैं बता दिया। अगर नेक्स्ट तरफ बढ़ें तो अब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, है ना, एक फैक्टर है टेम्परेचर, है ना। तो चलिए टेम्परेचर की बात कर ले रहे हैं, है ना। तो टेम्परेचर क्या बताता है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो SN2 रिएक्शन कैसा है अपना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिएक्शन को फिजिबल बनाए रखना है तो मुझे करना क्या होगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक SN2 रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाए रखना है तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम ही रखना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए जी, है ना। तो टेम्परेचर SN2 रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। अगर मैं कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती कौन कौन सी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, देखो जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी हैं, अगर कोई रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन, है ना, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन क्या है, कंबस्टन रिएक्शन है, तो वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक है ना। फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, कंबस्टन होगा, है ना, कंबस्टन होगा, और क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो ये सारी रिएक्शन कैसी हैं आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये मेरा जो SN2 रिएक्शन है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्शन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है प्रोडक्ट की साइड में, तो आपको टेम्परेचर को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहता है कि उसे टेम्परेचर कम ही दो। बात समझ में आई। चलिए एक फाइनल और लास्ट अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं फैक्टर्स में, क्या है, लीविंग ग्रुप, है ना। लीविंग ग्रुप क्या है जी, लीविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। क्या है, लीविंग ग्रुप, है ना। तो लीविंग ग्रुप की बात करते हैं, है ना। तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, मान लीजिए कि मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Br, और फिर से मेरे पास है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या है, Cl, और एक मैं और ले लिया हूँ CH3 CH2 CH2 और I। बातें समझ में आ रही हैं, बोलिए जी। तो अब मेरे पास क्या है, ये यहाँ पर लीविंग ग्रुप मेरा Br है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर I है, बोलिए। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयोडीन की साइज बढ़ती जाएगी, और आयोडीन की साइज बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो ये लीविंग अच्छा जल्दी से लीव कर जाएगा। तो बताइए सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, ये आयोडीन हो जाएगा और ये हो जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। पूरा मैंने बात कर लिया है कि कौन कौन से फैक्टर लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने सबस्ट्रेट देखा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो क्या करेगा, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। और कौन से SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, बिनाइल वाले और अराइल वाले। क्यों नहीं देंगे, एक्सप्लेन कर दिया है ना। एलाइलिक और कौन से वाले, एलाइलिक और बेंजाइलिक रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, रीजन -I लगाने लगते हैं, तो -I की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह मिल जाती है। बोलिए जी, बातें समझ में आई कि नहीं। तो ये बोल दिया। फिर उसके बाद मैंने सॉल्वेंट की बात करी, तो सॉल्वेंट में क्या देखा गया हम लोग कि सॉल्वेंट में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो वो क्या करेगा, केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वलाइज कर देगा, और दोनों को अगर सॉल्वेट कर देगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एनायन की कम हो जाएगी, तो हम उसको रिप्लेस कर दिए। फिर हमने क्या देखा फाइनली कि अगर मेरा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो केवल किसको रिप्लेस करेगा, केटायन को। अगर वो केवल केटायन को रिप्लेस करेगा तो एनायन मेरा सेफ बचा रह जाएगा, फिर रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। बोलिए जी। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने पूरी सारी बातें कर ली हैं, बोलिए जी। तो आज हम लोगों ने पूरा SN2 रिएक्शन की जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे मैंने सारे की बात कर ली है कि कौन कौन से फैक्टर्स थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे SN1 रिएक्शन, और ज़रूर देखना है SN1 रिएक्शन। फिर SN1 रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ 100 या 95 तक क्वेश्चन दूंगा जो सारे SN2 और SN1 पर बेस रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही।